हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलिए ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये चैप्टर जिसका नाम है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हमें समझना है कि आखिर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 31 के अंदर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। द टर्म कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज अंडर। डेफिनेशन क्या कहती है? अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। अब इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे और अच्छे से डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले एक चीज और देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इज वैलिड इन नेचर। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वैलिड नेचर के होते हैं, यानी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारे फुली एनफोर्सेबल होते हैं। इनको एनफोर्स करवाया जा सकता है। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए पार्टीज जो है कोर्ट में जा सकती हैं। तो दो बातें हमें पता चल गई। पहली बात, सेक्शन नंबर 31 के अंदर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। दूसरी बात, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नेचर का होता है। अब देखते हैं आखिर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो यहाँ पर दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हम अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए वो सभी एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट थे। तो अगर बात करें सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देखो यहाँ पर दो पार्टीज हैं ए और बी। ए ने बोला बी को कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज पे करूंगा, बदले में तुम मेरे लिए एक स्पेसिफाइड जॉब परफॉर्म कर दो। तो बी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी स्पेसिफाइड जॉब परफॉर्म कर दूंगा, तुम मुझे बदले में 1000 रुपीज दे देना। तो दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ए ने ऑफर दिया, बी ने उसको एक्सेप्ट करा। अब अगर कल को ए अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करता, अपने परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करता, तो बी उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है, या फिर बी अपने परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करता तो ए उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों ही पार्टीज की परफॉर्मेंस को लेकर बीच में कोई भी कंडीशन नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होती। एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी करनी है, दूसरी पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी करनी है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से रेसिप्रोकल प्रॉमिस करे गए। ए ने प्रॉमिस किया मैं 1000 रुपीज पे करूंगा, बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब बात करते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनके अंदर कंडीशन लगी होती है। अब कंडीशन किस तरीके से लगी होती है देख लो। अब देखो यहाँ पर दो पार्टीज हैं ए और बी, वही ऊपर वाला एग्जांपल है हमारा, उसी को लेकर चल रहे हैं। ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा, बी ने बोला ठीक है मैं बदले में तुम्हारे लिए तुम्हारी पर्टिकुलर जॉब कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर ए ने एक और कंडीशन लगा दी। ए ने बोला कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज तो दे दूंगा, लेकिन 1000 रुपीज देने से पहले तुम जो काम मेरे लिए करोगे उस काम को मैं इंजीनियर के पास चेक करवाऊंगा। अगर इंजीनियर उसको सर्टिफाइड कर देता है तभी जाके तुम्हें 1000 रुपीज मैं पे करने वाला हूँ, वरना नहीं करूंगा। तो ये दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो यहाँ पर जो प्रॉमिसर है यानी ए, उसने अपने परफॉर्मेंस के ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि मैं अपनी परफॉर्मेंस करूंगा तो सही, लेकिन एक कंडीशन है जो पूरी होने पर ही करूंगा। और वो जो कंडीशन है वो क्या है? कंडीशन ये है, नीचे देखो कंडीशन बता रखी है, बीस जॉब शुड बी सर्टिफाइड बाय अ स्पेसिफाइड इंजीनियर। बी जो काम करेगा वो उस काम को इंजीनियर के द्वारा सर्टिफाइड करवाना होगा। इंजीनियर अगर सर्टिफाइड कर देता है तब तो ए अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करते हुए बी को 1000 रुपीज पे कर देगा। लेकिन अगर इंजीनियर ने बी के काम को सर्टिफाइड नहीं करा तो वहां पर ए बी को 1000 रुपीज पे नहीं करेगा और जो ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब देखो दो तीन बातें समझनी है यहाँ पर। लॉ ने जो है इस कंडीशन को, जो कंडीशन नीचे दी गई है बी के काम को सर्टिफाइड कराने वाली, इस कंडीशन को एक नाम दिया है और वो नाम क्या है? कोलेटरल इवेंट। कोलेटरल का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कोलेटरल का मतलब होता है सपोर्टिंग, जो सपोर्ट कर रहा है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को करने में। ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट पूरा तभी होगा जब ये कोलेटरल इवेंट यानी ये जो सपोर्टिंग इवेंट है ये पूरा होगा। अब ये सपोर्टिंग इवेंट पूरा होगा या नहीं होगा वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सपोर्टिंग इवेंट पूरी तरीके से अनसर्टेन है, यानी ये कोलेटरल इवेंट यहाँ पर अनसर्टेन इवेंट होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को नाम मिल गया कोलेटरल इवेंट। और जो ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट बना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ ने नाम दिया कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर एक कंडीशन है। अब देखो यहाँ पर ए बी को 1000 रुपीज क्यों दे रहा है? क्योंकि बी ए के लिए काम कर रहा है। अब बी ए के लिए काम क्यों कर रहा है? क्योंकि बी को 1000 रुपीज मिल रहे हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, उसके बदले दोनों को ही कंसिडरेशन मिल रही है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करने में बस एक कंडीशनल इवेंट लगा दिया गया है, जो इवेंट पूरा होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक कोलेटरल इवेंट के साथ करा गया कॉन्ट्रैक्ट है और इसी ए और बी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं,
अभी हम और एग्जांपल देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो एग्जांपल हमने अभी देखा, ये यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है, ए एग्रीज टू पे बी ₹1000 for doing a particular job. The contract consists of a promise by A to pay ₹1000 and a promise by B to do the specified job. A's promise is the consideration for B and B's promise is the consideration for A. These reciprocal promises together constitute a contract and such contract is absolute and not contingent. तो ये contract हमारे absolute है, contingent नहीं है. But if A promises to pay ₹1000 to B for doing a particular job on the condition that the job should be certified by a specified engineer, तो यहाँ पर condition लगा दी। ए ने बोला कि मैं 1000 तभी पे करूंगा जब बी की जॉब को एक स्पेसिफाइड इंजीनियर सर्टिफाइड करेगा। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स कॉन्टिंजेंट। इन दिस केस द इवेंट नेमली सर्टिफिकेशन बाय द इंजीनियर इज अ कोलेटरल और इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो इवेंट है, इवेंट कौन सा है? सर्टिफिकेशन बाय द इंजीनियर। इसी इवेंट को हम कौन सा इवेंट बोलते हैं? कोलेटरल या फिर इंसिडेंटल इवेंट। और ये कोलेटरल किस चीज का है? हमारे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कोलेटरल है। तो इसीलिए बोला गया कोलेटरल और इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आगे क्या लिखा है? एंड डज नॉट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अभी इस लाइन को छोड़ो, इसका मतलब अभी आगे हम समझेंगे। नीचे देखो, हेंस ऑल्दो बी अकम्प्लिश द जॉब ही कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अंटिल हिज वर्क इज सर्टिफाइड। तो यहाँ पर क्या बी अपनी जॉब को पूरा करने के बाद तुरंत ही ए से पैसा क्लेम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पहले बी अपनी जॉब को परफॉर्म करेगा, अपना काम पूरा करेगा, उसके बाद ए उसके काम को सर्टिफाइड करवाएगा। सर्टिफाइड हो गया तो उसको 1000 रुपीज मिल जाएंगे, और अगर सर्टिफाइड नहीं हुआ तो दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, फिर उसको पैसा नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, भले ही बी अपने काम को पूरा क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बावजूद वो तुरंत ही ए से पैसा क्लेम नहीं कर सकता, यानी अपने और ए के कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता। ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तब तक एनफोर्स नहीं हो सकता जब तक बी के काम को सर्टिफाइड ना कर दे इंजीनियर। जैसे ही बी के काम को इंजीनियर ने सर्टिफाइड कर दिया, उसके बाद बी जो है ए से पैसे के लिए क्लेम कर सकता है, और अगर फिर भी ए पैसा ना दे तो फिर उस केस में बी जो है ए के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। लेकिन वो जो सर्टिफाइड वाली कंडीशन है, वो कंडीशन पूरी होने से पहले बी इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा पाएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कोलेटरल इवेंट को देखते हैं। कोलेटरल इवेंट का मीनिंग क्या होता है? जो अभी छूटता जा रहा है उसको देखेंगे वापस ऊपर जाके, समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन जो चीज जिसके साथ समझनी है उसको उसके साथ ही समझेंगे। तो अगर बात करें कोलेटरल इवेंट की, कोलेटरल इवेंट क्या होता है? जो हमारा कंडीशनल इवेंट है, एन इवेंट विच इज neither a performance directly promised as a part of the contract nor the whole of the consideration for a promise। क्या बोला? कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ो, एग्जांपल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा। एक्स और वाई दो पार्टीज हैं, दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्स बोलता है वाई को कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपीस पे करूंगा, लेकिन कब पे करूंगा? उसने कंडीशन लगा दी, बोला तभी पे करूंगा जब वाई हाउस इज बर्न्ड, जब वाई के घर को आग लगेगी। मतलब अगर वाई के घर को आग लगेगी तो एक्स वाई को 5 लाख रुपीस पे करेगा, और अगर वाई के घर को कभी भी आग नहीं लगी तो एक्स वाई को 5 लाख रुपीस पे नहीं करेगा। यानी एक्स और वाई के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर? एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। और जो अनसर्टेन इवेंट है वही हमारा कोलेटरल इवेंट कहलाता है। यहाँ पर वाई एक्स से पैसा तब तक क्लेम नहीं कर सकता जब तक उसके घर को आग ना लग जाए, यानी वो कोलेटरल इवेंट ना हो जाए। अब देखो यहाँ पर जो कोलेटरल इवेंट है उसको लेकर दो बातें बोली गई हैं। पहली बात, कोलेटरल इवेंट को आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं समझोगे। मतलब क्या इस बात का? यहाँ पर देखो, एक्स क्या कर रहा है? एक्स वाई को 5 लाख रुपीस दे रहा है। तो देखो, ऐसा हम यहाँ पर कभी भी नहीं कह सकते कि एक्स ने प्रॉमिस किया कि मैं 5 लाख रुपीस दूंगा वाई को, और वाई बदले में प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपने घर को आग लगाऊंगा। घर को आग लगना या ना लगना वो एक अनसर्टेन इवेंट है, फ्यूचर इवेंट है, जो दोनों में से किसी भी पार्टी के हाथ में नहीं है। घर को आग लगना कभी भी वाई की परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया, बर्निंग ऑफ वाई हाउस नाइदर अ परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। वाई के घर को आग लगना वाई की तरफ से प्रॉमिस करी गई परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। एक्स और वाई के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वाई कभी भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करेगा कि मैं अपने घर को आग लगा दूंगा। ये एक कोलेटरल इवेंट है। कोई भी पार्टी कोलेटरल इवेंट को लेकर प्रॉमिस नहीं कर सकती। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोलेटरल इवेंट अनसर्टेन होता है, जिस पर किसी भी पार्टी का कंट्रोल नहीं होता। वाई यहाँ पर घर को आग लगाने का प्रॉमिस नहीं कर सकता, तो ये कभी भी नहीं माना जा सकता कि एक्स और वाई के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वाई ने अपनी तरफ से अपने ही घर को आग लगाने की परफॉर्मेंस करी थी। तो वाई के द्वारा घर को आग लगने को लेकर ऐसी कोई परफॉर्मेंस प्रॉमिस नहीं करी गई थी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और ना ही नाइदर और नॉर, दो बातें लिखी थी। एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, घर को आग लगना वाई की तरफ से एक्स को दी गई कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि एक्स ने वाई को 5 लाख रुपए की कंसिडरेशन दी तो बदले में वाई ने एक्स को अपने घर को आग लगा के कंसिडरेशन दी, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक कोलेटरल इवेंट नहीं है। तो ये जो कोलेटरल इवेंट है, ये कभी भी आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं मानी जा सकती, और ना ही आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन मानी जा सकती है। यहाँ पर एक्स ने वाई को कंसिडरेशन दिया है, एक्स ने वाई के लिए परफॉर्मेंस करी है, लेकिन ऐसा मत मान लेना कि
वाई अपनी तरफ से अपने घर को आग लगा के एक्स के लिए परफॉर्मेंस कर रहा है, या वाई अपनी तरफ से अपने घर को आग लगा के एक्स को कंसिडरेशन दे रहा है। यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं करा गया, होगा कुछ उनके बीच बातचीत। तो हो सकता है कि एक्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का ही कोई एजेंट हो, वाई जो है अपने घर का इंश्योरेंस ले रहा हो। तो इंश्योरेंस के केस में ऑलरेडी प्रीमियम तो पे कर दिया जाता है, तो प्रीमियम वाली बात यहाँ पर नहीं बोली गई। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो हम सिर्फ इतनी सी बात देखते हैं कि एक पार्टी जो प्रॉमिसर है वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इस चीज को परफॉर्म कर दूंगा, लेकिन उसने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर एक कंडीशन लगा दी। हम तो सिर्फ प्रॉमिसर की परफॉर्मेंस और उस परफॉर्मेंस के ऊपर लगी हुई कंडीशन को देख रहे हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और ये कंडीशन हमारा कोलेटरल इवेंट है, और कोलेटरल इवेंट कभी भी आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता। यहाँ पर घर को आग लगेगी तो एक्स अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करेगा, लेकिन घर को आग लगना ना ही कोई परफॉर्मेंस है ना ही कोई कंसिडरेशन है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से लेना देना है। मैंने आपको क्या कहा था, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंडीशन दी गई होती है उसका ना ही मेन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना है, ना ही मेन कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन से कोई लेना देना है। बस ये कंडीशन का तो सिर्फ इतना ही रोल है यहाँ पर कि कंडीशन पूरी होगी तब प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस करेगा। परफॉर्मेंस तो वो कुछ और ही करने जा रहा है, ये तो है नहीं कि कोलेटरल इवेंट कोई अपनी परफॉर्मेंस बना देगा, ऐसा नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस कुछ और होगी, कंसिडरेशन कुछ और होगी, बस उसको करने के लिए ये कंडीशन है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, अनसर्टेन इवेंट इज नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो ये कोलेटरल इवेंट अलग है और आपके मेन एग्रीमेंट का परफॉर्मेंस और कंसिडरेशन अलग है। अभी भी कंफ्यूज है ना, कोई बात नहीं, और एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। A agreed to deliver 100 bags of wheat and B agreed to pay the price only afterwards. The contract is a conditional contract and not contingent. अब देखो यहाँ पर A और B दो पार्टीज है। A प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 100 बैग्स ऑफ व्हीट की डिलीवरी कर दूंगा B को, बदले में B ने बोला कि मैं जितना व्हीट का प्राइस होगा वो पे कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर B ने एक कंडीशन लगा दी और B ने बोला कि मैं पैसा तभी दूंगा जब मेरे पास व्हीट के बैग्स की डिलीवरी हो जाएगी। यानी यहाँ पर मैं पैसा डिलीवरी के टाइम पे दूंगा, पहले तुम डिलीवरी करो उसके बाद ही मैं पैसा पे करूंगा। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये कंडीशन तो है, बी ने अपना परफॉर्मेंस करने से पहले यानी अपना पैसा पे करने से पहले कंडीशन लगाई है, लेकिन वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि ए अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को पूरा करे। सिंपल सी बात है ना, 8 गुड्स की डिलीवरी करना वही तो उसके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर जो कंडीशन लगाई गई है वो कोई अनसर्टेन कंडीशन तो नहीं है, अनसर्टेनिटी की तो कोई बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो कंडीशन है वो कंडीशन आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। ए व्हीट की डिलीवरी करेगा तभी तो बी पैसा पे करेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो कंडीशन आपके कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है, जबकि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए कंडीशन लगाई जाती है कि वो परफॉर्मेंस तभी पूरी होगी जब ये कंडीशन पूरी होगी। कंडीशन खुद ही कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन लगाई गई है ये खुद में ही कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज द इवेंट ऑन विच बीज ऑब्लिगेशन इज मेड टू डिपेंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉमिस इटसेल्फ एंड नॉट अ कोलेटरल इवेंट। तो यहाँ पर जो बी का ऑब्लिगेशन है वो ए की डिलीवरी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और ए की डिलीवरी होना अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। ए ने तो प्रॉमिस कराई था कि मैं डिलीवरी कर दूंगा, तो इसीलिए ये कोलेटरल इवेंट नहीं था। दूसरा एग्जांपल देखो और अच्छे से क्लियर होगा। इफ ए अ स्विगी डिलीवरी गाय प्रॉमिस टू डिलीवर फूड फॉर सम ऑफ 100 rupees to B, B says he will pay the money only when the food is delivered to him. Now this create a condition, but this is not a contingent contract because the delivery of food is a part of the contract. तो यहाँ पर A और B दो पार्टीज है। A एक स्विगी डिलीवरी बॉय है, तो यहाँ पर जो है B ने फूड का ऑर्डर दिया, लेकिन बी ने जो है एक कंडीशन लगा दी और बोला कि जो 100 रुपीज फूड के बनेंगे वो तभी पे करूंगा जब मेरे पास डिलीवरी पहुंच जाएगी। ये बी ने कंडीशन लगा दी अपनी परफॉर्मेंस को करने के लिए। तो यहाँ पर बी की जो कंडीशन है वो सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। ए और बी के बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? ए जो है बी के लिए फूड लेके आएगा और बी जो है ए को पैसा देगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट तो बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि डिलीवरी ऑफ फूड इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A agreed to construct a swimming pool for B for rupees 2 lakh and B agreed to make the payment only on the completion of the swimming pool. It is not a contingent contract. That is, construction of the swimming pool is directly connected with the contract. तो यहाँ पर A ने बोला B से कि मैं तुम्हारे लिए जो है एक स्विमिंग पूल प्लान करके दे दूंगा 2 लाख रुपए में। B ने बोला ठीक है, मैं भी 2 लाख रुपए की तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी परफॉर्मेंस करने से पहले यानी 2 लाख रुपए तुम्हें देने से पहले कंडीशन लगा रहा हूँ कि मैं तुम्हें पेमेंट तभी करूंगा जब मेरा स्विमिंग पूल तैयार हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो लगाई गई है, कंडीशन क्या है कि स्विमिंग पूल तैयार होना चाहिए। ये कंडीशन तो आपके कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, कोई भी अलग से कोलेटरल कंडीशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं वापस वहीं पर अपना कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। उससे पहले देखो यहाँ पर मैंने आपको एक लाइन छुड़वाई थी, इन दिस केस द इवेंट नेमली सर्टिफिकेशन बाय द इंजीनियर इज अ कोलेटरल और इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो इवेंट था बी के काम को सर्टिफाइड कराने का, ये कोलेटरल इवेंट था।
कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जो हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोलेटरल था ये। तो ये इवेंट एक अनसर्टेन इवेंट था, और ये अनसर्टेन इवेंट यानी जो कोलेटरल इवेंट है ये कभी भी डज नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो ये कभी भी मेन कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा। डेफिनेशन को देखते हैं ऊपर जाके। अब ये डेफिनेशन हमारी दी गई है सेक्शन नंबर 31 के अंदर। डेफिनेशन क्या कह रही है? अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट आपका कुछ करने के लिए भी हो सकता है या फिर कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। हमने अपने सेकंड चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर ऑफर की डेफिनेशन देखी थी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए के अंदर। वहां पर मैंने आपको ऑफर की डेफिनेशन के अंदर बताया था कि हम पॉजिटिव ऑफर भी दे सकते हैं और नेगेटिव ऑफर भी दे सकते हैं। यानी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। एक्ट और एब्स्टिनेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने को लेकर भी हो सकता है, कुछ ना करने को लेकर भी हो सकता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है। क्या लिखा हुआ है? इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। ये जो इवेंट है ये कोलेटरल है टू सच कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा सच कॉन्ट्रैक्ट है? जो आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोलेटरल है ये इवेंट। ये इवेंट अनसर्टेन है। अब ये इवेंट डज और डज नॉट हैपन। अब देखो क्या कह रहा है, कोलेटरल इवेंट है, इसके अंदर हम दो कंडीशन लगा सकते हैं। पहली कि अगर जैसे ही कोलेटरल इवेंट हो जाएगा हम अपने कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को पूरा कर देंगे। दूसरी कंडीशन ये लगाई जा सकती है कि अगर ये कोलेटरल इवेंट नहीं होगा, कोलेटरल इवेंट ना होने की कंडीशन है डज नॉट हैपन, कि अगर कोलेटरल इवेंट नहीं होगा तो उस केस में हम अपने कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को पूरा कर देंगे। अभी तक हमने डज हैपन वाली कंडीशन को देख लिया कि जैसे ही कोलेटरल इवेंट होगा वैसे ही जो है ए बी को 1000 रुपीज पे कर देगा। तो यहाँ पर हमने कोलेटरल इवेंट हैपन वाला पॉइंट देखा था। अब मैं आपको कोलेटरल इवेंट डज नॉट हैपन वाला पॉइंट बताता हूँ। एग्जांपल देखो, पहले देखो इवेंट हैपनिंग को लेकर कंडीशन लगाई गई है। दो पार्टीज हैं, एक एक्स है और दूसरा बैंक है। एक्स को लोन चाहिए तो वो बैंक के पास चला गया, बैंक से लोन मांगा, कितने का? 10 लाख रुपए का। बैंक ने बोला एक्स से कि हम तुम्हें ऐसे कैसे लोन दे दे, कुछ सिक्योरिटी तो जमा करो हमारे पास। तो एक्स ने बोला ठीक है मैं जमा करता हूँ, मेरा कुछ सामान है जो एक शिप में है वो आने वाला है, जैसे ही वो आता है मैं बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी जमा करवा देता हूँ। बैंक ने बोला ठीक है, जैसे ही तुम्हारा सामान आएगा तुम हमारे पास जमा करवा लेना, बदले में हम तुम्हें 10 लाख रुपए का लोन दे देंगे। तो यहाँ पर ये जो एक्स का स्टॉक है ये शिप से आ रहा है, तो जैसी ये शिप आ जाएगी वैसी जो है बैंक एक्स को लोन दे देगा। तो शिप के आने या ना आने के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक अपनी परफॉर्मेंस को करेगा या नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, बैंक अपनी परफॉर्मेंस को तभी करेगा यानी एक्स को लोन तभी देगा जब शिप आएगी। शिप आएगी तो सामान एज अ सिक्योरिटी जमा होगा। और अगर मान लो शिप आती ही नहीं है, शिप डूब जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ हो जाता है, रास्ते में सामान गायब हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? बैंक जो है अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करेगा। तो बैंक ने कंडीशन लगा दी, एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट जरूर करा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते समय कंडीशन लगा दी कि मैं अपने परफॉर्मेंस को तभी पूरा करूंगा जब ये शिप आ जाएगी, मेरे पास सामान एज अ सिक्योरिटी जमा हो जाएगा। तो ये जो शिप का आना है ये एक कोलेटरल इवेंट है, और ये कोलेटरल इवेंट पूरा होते ही कोलेटरल इवेंट हैपेंस, बैंक अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर देगा। तो एक्स और बैंक के बीच का कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और शिप का आना एक कोलेटरल इवेंट है जो कि अनसर्टेन है। तो हैपनिंग का एग्जांपल हो गया ये। अब नॉन हैपनिंग का एग्जांपल देखो, एक पर्सन है एक्स, उसका कहीं से बहुत सारा स्टॉक आ रहा है, कीमती सामान आ रहा है शिप में। अब वो सामान आ तो रहा है लेकिन बहुत दूर है। अभी एक्स को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में मेरा सामान डूब जाए, शिप ही डूब जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो उसको अपने सामान को लेकर डर लग रहा है। वो जाता है फटाफट इंश्योरेंस कंपनी के पास और जाकर कहता है कि मेरा कुछ सामान है उसका इंश्योरेंस मुझे करवाना है क्योंकि मुझे उसके डिस्ट्रॉय होने का डर लग रहा है। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम कर देते हैं इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्स के स्टॉक का इंश्योरेंस कर दिया। अब देखो स्टॉक के इंश्योरेंस होने का मतलब क्या है कि अगर एक्स के सामान को कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी एक्स को कंपनसेशन दे देगी। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस को करने के लिए एक कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी एक्स को कंपनसेशन तभी देगी यानी अपनी परफॉर्मेंस को तभी पूरा करेगी जब ये शिप नहीं आएगी। अगर ये शिप आ जाती है, सेफली अराइव हो जाती है एक्स के पास, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी को तो कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी को पैसा तभी पे करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को तभी पूरा करना पड़ेगा जब शिप नहीं आती। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? एक्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा होगा, इंश्योरेंस कंपनी की परफॉर्मेंस तभी होगी जब शिप नहीं आती है। तो कोलेटरल इवेंट नॉन हैपनिंग को लेकर कंडीशन है यहाँ पर, शिप का ना आना, नॉन हैपनिंग होना इवेंट का। उसी केस में इंश्योरेंस कंपनी और एक्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। तो समझ में आ गया? जो कोलेटरल इवेंट है उसकी हैपनिंग को लेकर भी आप कंडीशन लगा सकते हो या उसकी नॉन हैपनिंग को लेकर भी आप कंडीशन लगा सकते हो। डिपेंड करता है किस चीज को लेकर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो।
कई बार जो है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट था वो कुछ सिमिलर है इस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोनों के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, जो कि है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर जो हमारा अनसर्टेन इवेंट था उसको लेकर हमारा कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था, हमें सिर्फ अपनी बेटिंग अमाउंट से लेना देना था। लेकिन यहाँ पर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा इंटरेस्ट जो है इस मेन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी है और साथ के साथ इस कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी है। तो यहाँ पर हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। बाकी और भी कई डिफरेंस होते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर, जो कि हम अलग से बाद में डिस्कस करेंगे। चैप्टर के एंड में जो है हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट का डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, वहां पर हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आगे देखो, हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द प्रोमिसर परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी कंडीशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, जबकि अगर बात करें हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, however if the promisor bind himself to perform the contract only on the happening or non happening of an uncertain event, तो यहाँ पर प्रोमिसर अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर खुद रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस तभी पूरी करेगा जब वो अनसर्टेन इवेंट या तो हैपनिंग होगा या नॉन हैपनिंग होगा, जैसी कंडीशन होगी उसके हिसाब से। अब ये इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग को लेकर हमें बहुत डिटेल में बात करनी है, अभी आप इसके लिए परेशान मत हो, अभी हमें आगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स देखने हैं, वहां पर हमें इस हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर ही बात करनी है। तो अभी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये जो अनसर्टेन इवेंट है ये कोलेटरल है टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोलेटरल है ये। द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी कॉन्टिंजेंट। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया, हमने ये देख लिया सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अब बात करें, इफ यू लुक एट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी और गारंटी, दे हैव वन थिंग इन कॉमन, they create an obligation on the promisor if an event which is collateral to the contract does or does not happen। तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बता रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तीनों टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला गया एक बात कॉमन होती है कि जो प्रोमिसर का ऑब्लिगेशन है वो तभी अराइज होता है यानी क्रिएट होता है जब कोई एक कोलेटरल इवेंट या तो हैपनिंग होगा या तो नॉन हैपनिंग होगा। बात वही है, यहाँ पर भी वही बात बोली गई है, यही बात हम अभी देख कर आए हैं। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, ये तीनों ही आपके कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल हैं। यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन आती है, वही चीज होती है जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है, जो हमने अभी तक देखी है। एग्जांपल देखो इसका, अगर मैं इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने देखा है, एक्स अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराने गया था इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे कॉन्टिंजेंट होते ही हैं, ये तो हमने देख ही लिया। और इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ही हमारा इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग नहीं होता है। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी मींस सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में भी तो यही होता है कि जो भी लॉस होगा उसके अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, आपका जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। तो वही बात यहाँ पर भी होती है। और टू मेक गुड द लॉस, तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि आपका जो लॉस होगा उसको गुड कर दिया जाएगा, यानी जो आपका लॉस होगा उसको सही कर दिया जाएगा। सही कैसे होगा? आपको कंपनसेशन पे कर दिया जाएगा, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह लो, टू कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉसेस। Contract of insurance is the best example to understand the contract of indemnity, where the insurance company made the contract with their client that they will bear the loss if client will suffer any loss। तो contract of insurance भी हमारा contract of indemnity होता है। तो दोनों ही जो है contingent contract है। car insurance is also an example of indemnity। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट भी अभी हम देख चुके हैं। एक्स किया था बैंक के पास लोन लेने के लिए, वहां पर भी बैंक ने गारंटी मांगी थी, तो वो भी गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट था। और गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो फिर भी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। तीन पार्टीज है यहाँ पर, ए, बी और सी। एक दिन सी को जो है पैसों की जरूरत पड़ी, तो वो गया बी के पास लोन लेने के लिए। बी के पास जाकर उसने बोला कि मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है, तो मुझे 10,000 रुपए तू लोन के तौर पे दे दे। बी ने मना कर दिया, बी ने बोला मैं नहीं देता, मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, तू वापस नहीं करेगा। तो सी ने बोला मैं कर दूंगा, तू मेरे पे भरोसा रख, मैं वापस कर दूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं वापस कर दूंगा। बी ने मना कर दिया, बी ने बोला नहीं नहीं मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, तुझे अगर 10,000 रुपए चाहिए तो तू किसी की गारंटी लेकर आ, कोई तेरे लिए गारंटी देगा तभी मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। तो सी गया ए के पास, सी और ए जो है काफी अच्छे दोस्त है, तो सी ने ए के पास जाके बोला कि मुझे लोन चाहिए और बी मुझे लोन देने से मना कर रहा है, एक काम कर तू मेरे लिए गारंटी दे दे। ए ने बोला चल ठीक है मैं तेरी मदद कर देता हूँ। ए जो है थोड़ा सा एरिया में रेप्यूटेड पर्सन था, उसकी थोड़ी सी इज्जत थी एरिया के अंदर, तो ए बी के पास गया और जाकर बोला कि यार सी को लोन दे दे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, अगर ये पैसा टाइम पे नहीं पे करेगा तो मेरे से ले लेना पैसा, मैं दे दूंगा। अब बी को ए पे तो भरोसा था कि ए वापस कर देगा पैसे को, अगर ए गारंटी ले रहा है सी की तो ठीक है, बी ने सी को पैसा दे दिया। तो यहाँ पर ए की रिक्वेस्ट पे बी ने सी को 10,000 रुपीज का लोन दे दिया। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों पार्टीज के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जिसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें हम बी को बोलते हैं क्रेडिटर, जिसको पैसा देना होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है,
तो यहाँ पर बी को पैसा वापस करना है, तो बी हमारा क्रेडिटर है। सी कौन है? सी है यहाँ पर डेटर। डेटर कौन होता है? जिससे पैसा लेना होता है। अब इस डेटर को यहाँ पर नाम दिया गया प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर क्यों बोला है? क्योंकि इसकी फर्स्ट लायबिलिटी बनती है, यानी इसकी प्रिंसिपल लायबिलिटी है। पहले पैसा वापस करने की लायबिलिटी किसकी है? सी की। अगर सी नहीं करता तो सेकेंडरी लायबिलिटी ए की बनेगी, लेकिन प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? सी की। तो इसीलिए सी को बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर। और यहाँ पर ए कौन है? ए है जिसने गारंटी ली है, तो वो कहलाता है हमारा श्योरिटी। आप इसको श्योरिटी कहो या फिर जो है सेकेंडरी डेटर भी कह सकते हो। अगर सी पैसा नहीं देता तो फिर उस केस में ए पैसा देगा। तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब देखो इस केस में भी जो है एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। किसके बीच बन रहा है? बी और सी के बीच। बी ने बोला है कि मैं सी को 10,000 रुपीज तो दे दूंगा, यानी मैं अपनी परफॉर्मेंस तो पूरी कर दूंगा, लेकिन कब करूंगा? जब ए गारंटी देगा। यानी ए की गारंटी देना या ना देना एक अनसर्टेन इवेंट है। ए मना भी कर सकता था, ए बोल देता मैं नहीं देता गारंटी। तो ए की गारंटी देना या ना देना एक कोलेटरल इवेंट है। अगर ये कोलेटरल इवेंट हो जाता है तो बी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर देगा और सी को 10,000 रुपीज का लोन दे देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का ही एग्जांपल है। तो समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। तो ये सब हमने देख लिया। अब देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हम 4 इसेंशियल्स देखेंगे। पहला है हमारा द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट और कंडीशन। तो ये तो हमें पता है, जो हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो डिपेंड करता है एक इवेंट और कंडीशन के ऊपर, उसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर। तो ये तो हमें अच्छे से पता है, हमने देख लिया। दूसरा है हमारा द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल। जो इवेंट है आपका कोलेटरल होना चाहिए। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जहां पर आपकी जो कंडीशन थी वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थी, यानी वो सिर्फ कंडीशन थी, वो कोलेटरल इवेंट नहीं था, तो इसलिए वहां पर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा था। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपका कोलेटरल इवेंट होना जरूरी है। तो इसीलिए बोला गया इवेंट शुड बी नाइदर परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड नॉर अ कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। तो इवेंट कभी भी आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट जो आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो आपने परफॉर्मेंस प्रॉमिस करा है वो नहीं होना चाहिए, और ना ही आपका कोलेटरल इवेंट आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ना ही ये मेन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होगी और ना ही ये मेन कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन होगा। एग्जांपल देख लो, दोबारा देख लो एक और एग्जांपल। एक्स वाई दो पार्टीज हैं, दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक्स प्रॉमिस करता है वाई को कि मैं तुम्हें जो है 10 बुक्स की डिलीवरी दे दूंगा। वाई भी अपनी तरफ से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें 2,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन कब दूंगा? जब डिलीवरी होगी उसके बाद दूंगा। यानी अपनी परफॉर्मेंस को करेगा, वाई पैसा देगा लेकिन डिलीवरी के टाइम पर। तो ये कोई कोलेटरल इवेंट तो नहीं है। दिस इज नॉट अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सिंस वाई ऑब्लिगेशन डिपेंड ऑन द इवेंट व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वाई की परफॉर्मेंस यानी वाई का ऑब्लिगेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक ऐसे इवेंट के ऊपर जो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। तो ये कोलेटरल इवेंट नहीं है। तो समझ में आ गया आपको? तीसरा हमारा द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। इवेंट आपका अनसर्टेन होना चाहिए। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूं कि आपका जो कोलेटरल इवेंट होगा वो अनसर्टेन होगा, यानी दोनों में से किसी भी पार्टी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, या फिर जो आपका इवेंट है वो श्योर नहीं होना चाहिए। श्योर का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिपेंड ऑन द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। इफ द परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द फ्यूचर इवेंट बट द इवेंट इज श्योर टू बी हैपन, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉन्टिंजेंट। तो अगर कोई परफॉर्मेंस करी जाती है जो डिपेंड है फ्यूचर इवेंट के ऊपर, लेकिन जो फ्यूचर इवेंट है वो श्योर टू हैपन है, यानी वो पक्का होगा ही होगा, उसमें नहीं होने के कोई चांस नहीं है। तो जो चीज श्योर है वो तो अनसर्टेन हो ही नहीं सकती, भले ही फ्यूचर इवेंट है लेकिन श्योर है, तो ये अनसर्टेन तो नहीं होगा। तो अगर अनसर्टेन नहीं है तो वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। एग्जांपल देखो इसका, ए एग्रीड टू सेल हिज एग्रीकल्चर लैंड टू बी आफ्टर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर। तो यहाँ पर ए जो है अपनी एग्रीकल्चर लैंड बी को बेच रहा है, लेकिन बेचने से पहले जो है कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। अब कलेक्टर से परमिशन कैसे मिलेगी? द परमिशन वाज जनरली ग्रांटेड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ अ सर्टेन फॉर्मेलिटीज। तो कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज होती है जिसको पूरी करनी होती है, उसके बाद कलेक्टर परमिशन दे देता है। इट वाज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट अ कॉन्टिंजेंट एज द ग्रांट ऑफ द परमिशन बाय द कलेक्टर वाज ऑलमोस्ट अ सर्टेनिटी। तो यहाँ पर कलेक्टर जो है जनरली परमिशन दे देता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज है जो पूरी करो उसके बाद कलेक्टर परमिशन दे देगा। तो यहाँ पर जो परमिशन है वो मिलना ऑलमोस्ट सर्टेन है। तो किसी भी तरीके की यहाँ पर अनसर्टेनिटी की तो बात आ नहीं रही। ये तो नहीं कह सकते ना कि परमिशन मिलना या ना मिलना वो एक कोलेटरल इवेंट है जो कि फ्यूचर अनसर्टेन है, होगा या नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक फ्यूचर इवेंट है जो कि पूरी तरीके से सर्टेन है। तो जो चीज सर्टेन है वो कभी भी कोलेटरल इवेंट नहीं हो सकती, क्योंकि कोलेटरल इवेंट हमेशा अनसर्टेन होती है। तो इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच का, ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, X made the promise to Y to pay him rupees 200 on 25th March. Here 25th March is a future event, but it is sure it is not a contingent contract. तो X ने Y को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 200 रुपए पे कर दूंगा 25 मार्च को। तो 25 मार्च भले ही फ्यूचर में हो, लेकिन 25 मार्च तो श्योर है, 25 मार्च तो आएगी आएगी। इसमें अनश्योर होने की बात कहां से आ गई? कोई अनसर्टेनिटी की बात कहां से आ गई? 25 मार्च आएगी तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो जो इवेंट होना ही होना है, श्योर है, वो कभी भी अनसर्टेन नहीं होगा। और अगर अनसर्टेन नहीं है तो कोलेटरल नहीं होगा, और बिना कोलेटरल इवेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए
बट इफ एक्स प्रॉमिस टू पे द सेम मनी ऑन 25 मार्च इफ इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, इट इज अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इस एग्जांपल के अंदर थोड़ा चेंज करें, एक्स वाई को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें 200 रुपए 25 मार्च को पे कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन लगा दी, 200 रुपए तुम्हें तभी मिलेंगे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। तो ये हो गया एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। 25 मार्च का आना फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट नहीं है, ये सिर्फ फ्यूचर इवेंट है, लेकिन इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी वो एक अनसर्टेन इवेंट है जो किसी पार्टी के कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और एग्जांपल देख लो, A contract B to pay ₹5,000 on the expiry of year 2024 or on the death of C. It is not a contingent contract because these events are of certain nature. तो यहाँ पर A ने B को बोला मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, कब दूंगा? 2024 के एक्सपायर होने के बाद। तो 2024 एक फ्यूचर इवेंट है, लेकिन श्योर है होगा ही होगा, तो ये अनसर्टेन इवेंट नहीं हो सकता। दूसरा क्या बोला है? और ऑन दी डेथ ऑफ सी, तो सी की डेथ होने पे मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। अब सीधी बात है, हर किसी पर्सन की डेथ तो होनी है, डेथ होना कोई अनसर्टेन इवेंट तो नहीं कहलाता, तो इस केस में भी ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो समझ में आ गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है हमारा द कॉन्टिजेंट इवेंट शुड नॉट बी द मेयर विल ऑफ द प्रोमिसर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, कॉन्टिजेंट इवेंट जो है वो सिर्फ प्रोमिसर के विल के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है मेयर विल, मेयर का मतलब होता है ओनली, सिर्फ प्रोमिसर के विल के ऊपर आपका कॉन्टिजेंट इवेंट डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, कॉन्टिजेंट इवेंट जो है दोनों में से किसी पार्टी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोमिसर चाहे तो कॉन्टिजेंट इवेंट हो जाए, प्रोमिसर ना चाहे तो कॉन्टिजेंट इवेंट ना हो। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल देखो, एक्स promises Y that he will give 5,000 to Y on his own will. It cannot be a collateral contract. collateral नहीं होगा, यहाँ पर इसको contingent कर लेना। It cannot be a contingent contract. यहाँ पर क्या बात हुई है? तो यहाँ पर एक्स प्रॉमिस कर रहा है वाई को कि मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, लेकिन जब मेरी मर्जी होगी। तो ये कभी भी एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। दूसरा एग्जांपल देखो, ये केस लॉ हुआ था एक, यहाँ पर दो पार्टीज के बीच केस हुआ था जिसमें क्लाइंट ने अपने एडवोकेट को प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? उसने बोला था कि अगर मैं केस जीत जाता हूं तो मैं अपना जितना भी टैक्स और कॉस्ट है, यानी जो भी कॉस्ट और टैक्स मेरा बनता है वो मैं पे कर दूंगा। तो केस जीतना या ना जीतना, क्या केस का रिजल्ट उस क्लाइंट के अपने हाथ में है या एडवोकेट के अपने हाथ में है? दोनों में से किसी के हाथ में भी नहीं है। केस जीतना या नहीं जीतना एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है। तो यहाँ पर क्लाइंट और एडवोकेट के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो हमारा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें क्लाइंट कह रहा है मैं अपनी परफॉर्मेंस तभी पूरी करूंगा, मैं कॉस्ट और टैक्स तभी पे करूंगा जब ये जो अनसर्टेन इवेंट है केस जीतने का वो हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देखो, X promises to pay Y ₹50,000 if Y leaves Delhi for London on 31st March 2023। तो यहाँ पर एक्स वाई को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा अगर तुम दिल्ली से निकल जाते हो लंदन के लिए, कब? 31 मार्च 2023 को। तो वाई का लंदन निकलना एक कोलेटरल इवेंट है, जो होगा या नहीं होगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्या वाई की विल के ऊपर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉमिसर के ऊपर ही नहीं, अगर कोई भी कॉन्टिजेंसी यानी कोई भी इवेंट किसी भी एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या लिखा हुआ है? अ कॉन्टिजेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द मेयर विल एंड प्लेजर ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर वाई की विल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ वाई की विल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दो बातों में फर्क है। सीधी बात है, 50,000 रुपए मिलने वाले हैं अगर लंदन जाता है तो 50,000 रुपए के लिए पहले देखेगा कि टिकट कितने की पड़ेगी, सस्ती टिकट लेगा, उसके बाद देखेगा कि कौन सी तारीख की टिकट मिलती है। कुछ चीजें प्लेन के ऊपर, वेदर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो सभी कुछ पूरा तो वाई की विल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनसर्टेन होती है। तो यहाँ पर लंदन जाना या ना जाना वो वाई की विल है, लेकिन पूरी तरीके से वाई की विल नहीं है। तो इसीलिए ये एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो समझ में आ गया आपको? ये आपके 4 एसेंशियल एलिमेंट हो गए। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो अब मैं बात करूं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है रूल्स रिगार्डिंग कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर हम पढ़ने क्या वाले हैं, आखिर ये रूल्स कहते क्या हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं इन रूल्स का मतलब क्या है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है साफ साफ, व्हेन वन पार्टी में डिमांड परफॉर्मेंस टू अदर और टू फाइल अ सूट इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगेंस्ट अदर पार्टी। अब क्या मतलब है इसका, एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पर हमने ये अपने दो एग्जांपल देखे थे, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज ने आपस में एक दूसरे को रेसिप्रोकल प्रॉमिस करा था। ए ने बोला था बी को कि मैं तुम्हें 1,000 रुपीज दूंगा, बदले में तुम मेरी एक पर्टिकुलर जॉब करो। तो बी ने भी प्रॉमिस करा था ठीक है मैं तुम्हारी पर्टिकुलर जॉब करने को तैयार हूँ। तो दोनों ही तरफ से रेसिप्रोकल प्रॉमिस गया था। ए ने 1,000 देने का प्रॉमिस किया था, बी ने ए के लिए काम करने का प्रॉमिस किया था। जबकि अगर बात करूं मैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ए ने बी को बोला था कि मैं तुम्हें 1,000 रुपीज दूंगा, तुम मेरे लिए एक पर्टिकुलर जॉब करो मेरी। लेकिन यहाँ पर ए ने जो है एक और कंडीशन लगा दी 1,000 देने को लेकर। ए ने बी से क्या कहा कि मैं तुम्हें 1,000 रुपीज तभी दूंगा जब तुम्हारी पर्टिकुलर जॉब
जो जॉब तुम मेरे लिए करोगे वो जॉब सर्टिफाइड हो जाएगी एक स्पेसिफाइड इंजीनियर से, यानी तुम्हें 1000 देने से पहले मैं तुम्हारे काम को एक इंजीनियर से सर्टिफाइड करवाऊंगा। अगर वो इंजीनियर तुम्हारे काम को सर्टिफाइड कर देता है तभी तुम्हें 1000 रुपीज मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ए ने अपनी तरफ से प्रॉमिस करा और बी ने अपनी तरफ से प्रॉमिस करा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए ने जब प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें 1000 दूंगा, तुम मेरे लिए पर्टिकुलर जॉब कर दो, तो उसके बाद तो बी ने ए का काम कर दिया, तो बी ने तो अपनी तरफ से अपना प्रॉमिस, अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर दिया। अब सारी बात आ जाती है ए के ऊपर कि ए अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो ए ने बोला हुआ कि मैं अपनी परफॉर्मेंस तभी पूरी करूंगा जब जो कंडीशन मैंने लगाई है अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर वो कंडीशन पूरी हो जाए। तो यहाँ पर अब दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली, जो इंजीनियर है वो बी के काम को सर्टिफाइड कर दे। अगर इंजीनियर बी के काम को सर्टिफाइड कर देता है तो उस केस में ए बी को 1000 रुपीज पे कर देगा, और जैसे ही ए ने बी को 1000 रुपीज पे करे, यहाँ पर ए और बी के बीच एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस बन जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर इंजीनियर बी के काम को सर्टिफाइड नहीं करता तो फिर उस केस में ए बी को 1000 रुपीज पे नहीं करेगा, और अगर ए ने अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करा तो यहाँ पर ए और बी के बीच रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखो, हम आखिर अपने इस एग्जांपल पे क्यों आए वापस लौट कर, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जो रूल्स हैं वो हमें क्या बताते हैं? वो रूल्स हमें बताते हैं कि आखिर कब इस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाया जा सकता है, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी से परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती है। यहाँ पर हमारे इस केस में बी आखिर कब ए से 1000 रुपीज की डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से देख लिया, बी अपना पैसा ए से तभी क्लेम कर सकता है जब ये कोलेटरल इवेंट पूरा होगा, यानी कोलेटरल इवेंट के अंदर जो हैपन्स की कंडीशन दी गई है। यहाँ पर तो हैपन्स की कंडीशन है, मैंने आपको बताया था कोलेटरल इवेंट के अंदर हम दो कंडीशन लगा सकते हैं, एक हैपनिंग की, दूसरी नॉन हैपनिंग की। तो यहाँ पर हैपनिंग की कंडीशन लगी है, तो जब तक इस कोलेटरल इवेंट के अंदर हैपन वाली कंडीशन यानी बी का काम सर्टिफाइड नहीं हो जाता, तब तक जो है बी ए से 1000 का क्लेम नहीं कर सकता, और यही 1000 क्लेम करना कहलाएगा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाना। एनफोर्स करवाने का मतलब सिंपली यही होता है कि दोनों पार्टीज जो हैं एक दूसरे से परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती हैं। तो यहाँ पर बी ए से परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है जैसे ही कोलेटरल इवेंट पूरा हो जाएगा, और अगर कोलेटरल इवेंट पूरा होने के बाद भी ए बी को 1000 रुपीज पे नहीं करता तो फिर उस केस में बी चाहे तो ए के खिलाफ कोर्ट में भी जा सकता है। तो हमें बात क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गया कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब हो सकता है। तो वापस चलते हैं अपने उसी टॉपिक पर। तो यहाँ एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हेन, कब एक पार्टी दूसरी पार्टी से परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है, और अगर कोलेटरल इवेंट पूरा होने के बावजूद परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करा जाता तो वहां पर प्रॉमिसर के खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है। तो देखते हैं आखिर रूल्स हमें क्या सिखा रहे हैं। द रूल्स रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटेन इन सेक्शन 32 to 36 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो रूल्स हैं वो हमें बताएंगे कि आखिर कब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स हमें दिए गए हैं सेक्शन 32 से लेकर 36 के अंदर, तो ये सभी सेक्शंस हमें पढ़ने हैं इसके अंदर, एक एक करके देखते हैं। अब देखो, बेसिकली यहाँ पर हमें वही सब पढ़ना है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कोलेटरल इवेंट होता है, यानी जो हमारा अनसर्टेन इवेंट होता है, उसके अंदर हम दो कंडीशन लगा सकते हैं। पहली कंडीशन हैपनिंग वाली, दूसरी कंडीशन नॉन हैपनिंग वाली। हैपनिंग का मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। नॉन हैपनिंग का मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों के ऊपर हम एग्जांपल के साथ डिस्कस पहले भी कर चुके हैं और यहाँ पर दोबारा करने वाले हैं डिटेल में। एक बार पहले सबके नाम पढ़ लेते हैं, आखिर कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके सबको डिस्कस कर लेंगे। पहला है हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, सेक्शन नंबर 32 के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, और कंडीशन कौन सी वाली है, हैपनिंग की कंडीशन है, यानी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जैसे ही हो जाएगा वैसे ही प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस को पूरा कर देगा। दूसरा हमारा सेक्शन नंबर 33, ये हमें बताता है कि हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर, जिसमें कंडीशन कौन सी लगी है, नॉन हैपनिंग की, कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर उस केस में प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करेगा। तो अगर आप कुछ नहीं होने की कंडीशन लगाते हो तो वहां पर नॉन हैपनिंग की बात आती है, और अगर आप कुछ होने की कंडीशन लगाते हो तो वहां पर हैपनिंग की बात आती है। बाकी अभी एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा वैसे भी। तीसरा है हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम, ये हमें दिया गया सेक्शन नंबर 35 के अंदर। यहाँ पर क्या बोला, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है हैपनिंग के ऊपर। यहाँ पर भी सेम बात है, जो आपका अनसर्टेन इवेंट है, कोलेटरल इवेंट है, उसके ऊपर हैपनिंग वाली कंडीशन ही लगी है, लेकिन यहाँ पर हैपनिंग के साथ साथ फिक्स टाइम लिख दिया गया है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट लगा दी गई है कि इतने टाइम के अंदर आपकी कोलेटरल इवेंट की कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए। हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया गया, इस टाइम के अंदर कोलेटरल इवेंट की कंडीशन पूरी होती है तो ठीक है,
वरना जो हमारा मेन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ए और सी पॉइंट सेम है, बस टाइम लिमिट का फर्क है। ए पॉइंट के अंदर हैपनिंग की कंडीशन थी लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं थी, जबकि सी पॉइंट के अंदर हैपनिंग की कंडीशन के साथ एक फिक्स टाइम बता दिया गया है। फोर्थ है हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम। यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? नॉन हैपनिंग वाली, जो हमारे बी पॉइंट के अंदर थी सेम है, नॉन हैपनिंग वाली कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर क्या अलग है, यहाँ पर भी फिक्स टाइम बता दिया गया है। एक फिक्स टाइम के अंदर एक टाइम लिमिट लगा दी, इस टाइम लिमिट के अंदर आपकी नॉन हैपनिंग वाली कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए, तभी जो हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स होगा। यह हमें दिया गया सेक्शन 35 सेकंड पैरा में। तो हमारा जो बी पॉइंट है और डी पॉइंट है ये दोनों सेम है, बी पॉइंट में टाइम लिमिट नहीं है जबकि डी पॉइंट में टाइम लिमिट है। तो ए और सी सेम हो गया और बी और डी सेम हो गया। अब हमारे पास दो पॉइंट और बचते हैं, यानी दो रूल्स और बचते हैं। एक हमें सेक्शन नंबर 34 के अंदर दिया गया है, दूसरा हमें सेक्शन नंबर 36 के अंदर दिया गया है। इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अपने ऊपर वाले चार रूल्स को डिस्कस करते हैं, ए से लेकर डी तक, उसके बाद हम ई और एफ को भी देखेंगे। तो आपको समझने में इजी हो इसके लिए मैंने आपके लिए उन चारों पॉइंट्स को लेकर एक चार्ट तैयार कर दिया है ताकि आपको सारी बात आसानी से समझ में आ जाए। जो हमारे रूल्स है रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के अंदर दो कंडीशन लगाई जा सकती हैं, एक हमारी हैपनिंग की, दूसरी हमारी नॉन हैपनिंग की। अगर आप हैपनिंग की कंडीशन लगाते हो तो उसके अंदर भी आपके पास दो फर्दर कैटेगरी आ जाती है, एक जिसमें आपको टाइम गिवन है, दूसरा जिसमें आपको टाइम गिवन नहीं है। यानी एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर टाइम लिमिट लगी हुई है, दूसरी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें नॉन हैपनिंग की, तो नॉन हैपनिंग के केस में भी हमारे फर्दर दो कैटेगरी आ जाती है, एक टाइम गिवन वाली, दूसरी टाइम नॉट गिवन वाली। अब इनके अंदर होता क्या है, आखिर रूल्स क्या कहते हैं, तो उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर यहाँ पर आकर इसको देख लेंगे। ये हमारा एग्जांपल है, दो पार्टीज हैं यहाँ पर एक्स और वाई। एक्स एक सेलर है, वाई एक बायर है। तो एक्स यहाँ पर वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और वाई को कहता है कि मैं तुम्हें 500 वॉचेस सेल करूंगा। अब ये एक्स वाई को प्रॉमिस किस दिन कर रहा है, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट कौन से तारीख को बन रहा है, 15 जनवरी 2022 को। अब अगर बात करें हमारे पहले केस की, जो कि हमारा हैपनिंग का केस, यहाँ पर हैपनिंग के केस में हमारे पास दो कंडीशन आएंगी, एक टाइम लिमिट वाली और दूसरी बिना टाइम लिमिट की। तो यहाँ पर एक्स कह रहा है वाई को कि मैं तुम्हें 500 वॉचेस तो सेल कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये 500 वॉचेस मेरे पास नहीं है, मेरे शिप में, और मेरा शिप अभी रास्ते में है, अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है। तो जैसे ही शिप आ जाता है वैसे ही मैं तुम्हें डिलीवरी दे दूंगा। तो यहाँ पर जो एक्स है वो प्रॉमिस तो कर रहा है वाई से कि मैं तुम्हें 500 वॉचेस सेल कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक्स ने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर एक कंडीशन लगा दी। और वो कंडीशन क्या है, एक्स कह रहा है वाई से कि मैं तुम्हें 500 वॉचेस सेल कर दूंगा जैसे ही मेरा शिप आ जाएगा। तो शिप का आना एक कोलेटरल इवेंट है, जैसे ही वो पूरा होगा वैसे ही एक्स अपनी परफॉर्मेंस को पूरी कर देगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है इस शिप के ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा कि नहीं होगा डिपेंड करता है इस कोलेटरल इवेंट के ऊपर कि शिप आती है या नहीं आती। हैपनिंग के अंदर हमारी दो कैटेगरी डिवाइड होती हैं, एक टाइम लिमिट वाली, दूसरा बिना टाइम लिमिट की। पहले टाइम वाली बात करें तो एक्स कह रहा है वाई से, इफ माई शिप अराइव ऑन और बिफोर 15 Feb 2022 देन आई विल सेल वॉचेस टू यू। तो यहाँ पर एक्स वाई को कह रहा है कि हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कब हुआ है, 15 जनवरी 2022। अब तुम यहाँ से मुझे ठीक एक महीना दे दो, यानी 15 फरवरी 2022 तक का टाइम दे दो। 15 फरवरी 2022 तक अगर मेरी शिप आ गई तो मैं तुम्हें 500 वॉचेस सेल कर दूंगा। तो यहाँ पर एक्स ने वाई को प्रॉमिस करा है कि 15 फरवरी 2022 तक अगर मेरी शिप आ जाती है तो मैं तुम्हें वॉचेस सेल कर दूंगा, नहीं आती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे बीच जो एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन पूरी कब तक होनी है, टाइम लिमिट बता दी गई है 15 फरवरी 2022, और केस कौन सा है हमारा, हैपनिंग वाला। अब देखो इस केस में मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स और वाई के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स कब होगा, तो आप कहोगे जैसी शिप आएगी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। शिप के आते ही वाई जो है एक्स से परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है, तो शिप का आना इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। और अगर मान लो शिप नहीं आती तो फिर उस केस में क्या होगा, तो फिर उस केस में जो एक्स और वाई के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल तो नहीं है, आसान सी बात है। तो यही बात हमारा रूल कहता है। क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। हमारा रूल कहता है हैपनिंग की अगर मैं बात करूं, वो कह रहा है अगर आपके पास टाइम गिवन है तो आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा, जो आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स होगा इफ शिप अराइव्स ऑन और बिफोर 15 Feb 2022। यानी जो आपने टाइम लिमिट लगाई है उस टाइम लिमिट तक या उस टाइम लिमिट से पहले अगर आपकी शिप आ जाती है तो बात खत्म, एक्स अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर देगा और दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। अब एनफोर्स होने का मतलब क्या होता है, या तो एक्स अपनी मर्जी से शिप आते ही वाई को चुपचाप 500 वॉचेस की डिलीवरी दे दे, और अगर इवेंट पूरा होने के बावजूद एक्स ने वाई को 500 वॉचेस नहीं दिए तो फिर उस केस में वाई जो है एक्स के खिलाफ कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाके वॉचेस की डिमांड करेगा। तो एनफोर्समेंट का मतलब तो सिंपल है, वाई के पास राइट आ गया कि वो अब एक्स से उसकी परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। और अगर मान लो शिप नहीं आती से क्या मतलब है, शिप 15 फरवरी तक नहीं आती, 15 फरवरी के बाद आती है। तो टाइम लिमिट कितनी थी, 15 फरवरी तक। अगर 15 फरवरी के बाद आती है तो फिर उसके आने का कोई फायदा नहीं है, तो 15 फरवरी तक शिप का आना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने को लेकर हमारे पास दो केस हैं। पहला है कि अगर आपकी शिप 15 फरवरी तक नहीं आती, 15 फरवरी जो टाइम लिमिट थी तब तक अगर आपकी शिप नहीं आती तो आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा।
दूसरा, अगर मान लो 15 फरवरी से पहले ये खबर आ जाती है कि आपकी शिप डूब गई। शिप डूबने का मतलब है कि आपको कंफर्म हो गया कि शिप नहीं आएगी, आपका जो कोलेटरल इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो गया। तो अगर फिक्स टाइम से पहले हमें ये पता ही चल जाए कि आपकी शिप डूब गई, आपका जो कोलेटरल इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो चुका है, तो उस केस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये कोलेटरल इवेंट पूरा हो ही नहीं सकता। टाइम लिमिट की बात तो आप छोड़ ही दो, अगर शिप डूब ही गई तो बात ही खत्म हो गई। इसी बात को अगर हम अपने रूल में जाके देखें, हैपनिंग की अगर मैं बात करूं, हैपनिंग के सिचुएशन में टाइम हमें गिवन है, यानी 15 फरवरी बता रखा है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा? अगर आपका इवेंट, इफ इवेंट हैपेंस विद इन फिक्स टाइम, अगर आपका जो इवेंट है, कोलेटरल इवेंट है, वो फिक्स टाइम के अंदर पूरा हो जाता है, यानी आपकी शिप 15 फरवरी या उससे पहले आ जाती है, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कब होगा? अगर आपका जो इवेंट है वो नहीं होता, यानी आपकी शिप 15 फरवरी तक नहीं आती, फिक्स टाइम लिमिट के अंदर आपकी शिप नहीं आती। या फिर दूसरा केस है कि आपका जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल ही हो गया, शिप आपकी डूब गई, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड आपको ही पता चल गया कि आपका शिप जो है वो डूब गया, अब आपका इवेंट हो ही सकता है, इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, तो उस केस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो सकता है। तो शिप का टाइम लिमिट के अंदर आना आपके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा देगा, और शिप का टाइम लिमिट के अंदर नहीं आना या इम्पॉसिबल हो जाना आपके कॉन्ट्रैक्ट को वर्ड करवा देगा। अब अगर मैं बात करूं हमारे दूसरे केस की, जहां पर टाइम नहीं दिया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। हमारा ये बी पॉइंट है, इसके अंदर हमें टाइम नहीं दिया गया। एक्स ने वाई को बोला, इफ माई शिप अराइव देन आई विल सेल वॉचेस टू यू। एक्स ने ये नहीं बताया कि कब शिप आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन एक बात बताओ, क्या वाई उसके लिए जिंदगी भर इंतजार करेगा? तो लॉ कहता है कि यहाँ पर हम एक रीजनेबल टाइम मान लेंगे, जो भी आपके केस में रीजनेबल टाइम होगा उसको आप मान लेना कि इतने टाइम तक इंतजार करेंगे, इतने टाइम के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वर्ड हो जाएगा। तो एक रीजनेबल टाइम तो आपस में दोनों पार्टीज तय कर लेंगी, लेकिन यहाँ पर लॉ हमें क्या कहता है? हैपनिंग के केस में टाइम नॉट गिवन, यहाँ पर हमें रूल कह रहा है कि आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा। तो लॉ ने कहा कि जैसी शिप अराइव होगी, जैसी शिप आएगी, इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा, और अगर शिप नहीं आती तो आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कब होगा? जब शिप नहीं आएगी, शिप डज नॉट अराइव, या फिर आपकी शिप डूब गई, यानी जो आपका इवेंट है वो अब इम्पॉसिबल हो गया, तो इसका मतलब तो अब कंफर्म हो गया कि अब आपकी शिप नहीं आने वाली। तो अगर हम इस रूल को पढ़ लें, आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा? जब इवेंट हैपन होगा, और वर्ड कब होगा? जब इवेंट नहीं होगा, इवेंट नॉट हैपन। तो इवेंट अगर नहीं हुआ, शिप नहीं आई, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। या फिर इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, यानी शिप डूब गई, तो सेम बात है दोनों के अंदर। अब अगर बात करें हम नॉन हैपनिंग को लेकर, तो नॉन हैपनिंग का एग्जांपल देखते हैं। इसी एग्जांपल को देखते हैं। नॉन हैपनिंग के केस में क्या हुआ? एक्स ने वाई को प्रॉमिस करा कि वो उसे 500 वॉचेस सेल करेगा। बस यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर लेते हैं। जो वॉचेस हैं वो एक्स के पास उसके गोडाउन में पड़ी हुई हैं, और एक्स ने ये सोचा हुआ कि मैं इन वॉचेस को जो है एक्सपोर्ट करवाऊंगा, मेरी शिप आने वाली है, रास्ते में है, जैसी वो आती है मैं इन वॉचेस को उस शिप के अंदर रखूंगा और एक्सपोर्ट के लिए भेज दूंगा। यानी एक्स का जो प्लान ए है वो ये है कि वो वॉचेस को एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब एक्स को यहाँ पर डर भी लग रहा है। एक्स सोचता है, ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि शिप टाइमली पहुंची नहीं है, जो टाइम मैं सोचता हूँ उतने टाइम के अंदर शिप नहीं आती, और मुझे इन वॉचेस को जल्दी बेचना है। तो एक्स जो है एक प्लान भी तैयार करता है और वाई के पास जाता है, और वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वाई को कहता है कि देखो वाई, मैं तुम्हें 500 वॉचेस सेल करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि मैं तुम्हें 500 वॉचेस तभी सेल करूंगा जब मेरी शिप नहीं आएगी। यानी पहला मेरा प्लान ये है कि शिप मेरी आ जाती है तो मैं 500 वॉचेस उस शिप के थ्रू एक्सपोर्ट करूंगा, और अगर मेरी शिप नहीं आती है तो फिर उस केस में ये 500 वॉचेस मैं तुम्हें सेल कर दूंगा। तो यहाँ पर नॉन हैपनिंग का केस है। तो एक्स और वाई के बीच कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 15 जनवरी 2022 को। तो यहाँ पर नॉन हैपनिंग के केस में एक्स वाई को कह रहा है, इफ माई शिप डज नॉट अराइव ऑन और बिफोर 15 Feb 2022 देन आई विल सेल वॉचेस टू यू। यानी यहाँ पर एक्स वाई को कह रहा है कि 15 फरवरी 2022, 15 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक महीने का टाइम मांग रहा है इसमें भी कि 15 फरवरी 2022 तक अगर मेरी शिप नहीं आती तो ये वॉचेस मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो अगर वाई को वॉचेस चाहिए तो उसे 15 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। 15 फरवरी तक दोनों रुकेंगे कि शिप आती है कि नहीं आती। अगर 15 फरवरी तक भी शिप नहीं आती तो उस केस में इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। वाई एक्स से 500 वॉचेस की डिमांड कर सकता है, लेकिन अगर 15 फरवरी से पहले शिप आ जाती है तो एक्स जो है वॉचेस को शिप में डाल के भेज देगा, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। तो शिप का नहीं आना इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाएगा, और शिप के आने पर इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है इसको देख लेते हैं। अगर बात करें नॉन हैपनिंग की, तो नॉन हैपनिंग के केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा? टाइम गिवन है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा? जब शिप नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? ऑन और बिफोर 15 फरवरी 2022। अगर 15 फरवरी 2022 तक शिप नहीं आती तो वाई एक्स से वॉचेस की डिमांड कर सकता है, और अगर फिर भी एक्स वॉचेस नहीं देता तो वाई वॉचेस के लिए कोर्ट में भी जा सकता है। या फिर अगर 15 फरवरी से पहले ही पता चल जाए कि आपकी शिप डूब गई, तो उस केस में भी तो शिप का नहीं आना कंफर्म हो गया। तो एनफोर्सिबिलिटी को लेकर दो केस हो गए, बात दोनों में सेम है, शिप का ना आना आपके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा रहा है। अब अगर बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कब होगा, तो अगर यहाँ पर शिप 15 फरवरी या उससे पहले आ जाती है तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाएगा। एक्स जो है शिप में वॉचेस को डालकर भेज देगा। तो क्लियर हो गया, आसान सा एग्जांपल था, कोई ज्यादा मुश्किल कुछ बात नहीं थी इसके अंदर। तो रूल को देख लेते हैं एक बार। रूल क्या कहता है? रूल सिंपली यही कहता है कि अगर टाइम गिवन है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा? तो जैसे ही आपका इवेंट नॉन हैपनिंग होगा
यहाँ पर नॉन हैपनिंग की कंडीशन है, तो जैसी आपकी ये नॉन हैपनिंग वाली कोलेटरल कंडीशन पूरी होती है वैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा, लेकिन एक फिक्स टाइम के अंदर नॉन हैपनिंग होना आपके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा देगा। या फिर आपका इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, जो फिक्स टाइम दिया था उस टाइम के अंदर अगर आपका इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तो वहां पर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब हो सकता है, तो अगर इवेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। इवेंट हैपनिंग का होना, शिप का टाइमली आ जाना आपके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा देगा इफ इवेंट हैपेंस विद इन द टाइम पीरियड। तो समझ में आ गया। अब बात करें अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो वहां पर क्या होगा, तो अब आप समझ ही चुके होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक्स वाई को कह रहा है इफ माई शिप डज नॉट अराइव देन आई विल सेल वॉचेस टू यू, यानी यहाँ पर कोई टाइम नहीं बताया, सिर्फ इतना सा कहा एक्स ने वाई को कि अगर मेरी शिप नहीं आती तो मैं तुम्हें वॉचेस सेल कर दूंगा। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा, अगर शिप नहीं आती तो एक्स वाई को वॉचेस सेल कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। या फिर शिप सिंक हो जाती है, शिप डूब जाती है, तो उस केस में भी कंफर्म हो गया कि आप शिप नहीं आएगी, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है। अब बात करें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा अगर शिप आ जाती है, तो शिप आना कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा देगा और शिप का ना आना कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा देगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, रूल्स में देख लो आप इसको। एनफोर्सेबल कब होगा, व्हेन इवेंट नॉट हैपन, तो इवेंट नहीं होता तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। टाइम लिमिट तो नहीं दी हुई, तो इवेंट का ना होना आपके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाएगा। या फिर इवेंट इंपॉसिबल हो जाएगा, इंपॉसिबल के केस में भी कंफर्म ही होगा कि इवेंट नहीं होगा। वॉइड कब होगा, जब इवेंट हो जाए, यानी इवेंट हैपेंस, तो इवेंट होते ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया आपको ये चार्ट। तो टोटल हमने यहाँ पर 4 पॉइंट देखे। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के अंदर हैपनिंग भी हो सकता है, नॉन हैपनिंग भी हो सकता है। हैपनिंग के अंदर भी फर्दर 2 कैटेगरी हो सकती है, एक टाइम गिवन वाली, एक टाइम नॉट गिवन वाली। उसी तरह नॉन हैपनिंग के अंदर भी 2 कैटेगरी हो सकती है, एक टाइम गिवन, एक टाइम नॉट गिवन वाली। चारों को हमने अच्छे से देख लिया। एक एग्जांपल और देख लो, एक एग्जांपल रह गया था नीचे टाइम नॉट गिवन वाला, ये एग्जांपल आप पढ़ सकते हो। तो हम ये रूल्स देख रहे थे, रूल्स रिगार्डिंग कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर मैंने आपको ए बी सी डी 4 पॉइंट बताए थे, ये चारों पॉइंट हम देख चुके हैं। पहला क्या था, हैपनिंग का, दूसरा नॉन हैपनिंग का, तीसरा था हैपनिंग के केस में टाइम गिवन वाला, और चौथा था हमारा नॉन हैपनिंग के केस में टाइम गिवन वाला। तो चारों पॉइंट हमने अच्छे से समझ लिए। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर ई की और पॉइंट नंबर एफ की। सबसे पहले पॉइंट नंबर ई की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है ये, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल if it is contingent upon the conduct of a living person when that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening। आप ध्यान से सुनो यहाँ पर क्या कह रहा है। सबसे पहले सीज का मतलब देखो, सीज का मतलब होता है स्टॉप, आप कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप कर रहे हो एनफोर्सेबल होने से। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल, यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एनफोर्स नहीं होगा। किस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा, अगर इफ इट इज कॉन्टिजेंट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्टिजेंट है किसके ऊपर, कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, किसी लिविंग पर्सन के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है, और वो लिविंग पर्सन जो है वो कुछ ऐसा कर रहा है, लिविंग पर्सन डज समथिंग, लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा करा जिससे आपका जो इवेंट है, यानी आप जो कंडीशन लगाते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो इवेंट या फिर कंडक्ट का होना इम्पॉसिबल हो जाए, इम्पॉसिबल ऑफ हैपनिंग। दोबारा सुनो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है किसी लिविंग पर्सन के ऊपर, और वो लिविंग पर्सन कुछ ऐसा कर दे जिससे आपके इवेंट और आपके कंडक्ट का होना इम्पॉसिबल हो जाए, तो उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल देखते हैं। दो पार्टीज हैं एक्स वाई, एक्स है बोरोवर, वाई है लेंडर। एक्स पैसा मांगने गया किसके पास, वाई के पास। एक्स बोल रहा है वाई को मुझे लोन दे दो, तो वाई ने बोला कि मैं तुझे लोन तो दे दूंगा लेकिन मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, यानी मैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर एक कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं लोन तुझे तभी दूंगा जब एस कौन है, एक थर्ड पर्सन है, जब एस जो है तेरे साथ ट्रेड डील करेगा। तो अब यहाँ पर वाई की परफॉर्मेंस होना या ना होना, वाई का एक्स को लोन ग्रांट करना या ना करना किसके ऊपर डिपेंड हो गया, एस के ऊपर। एस कोई नॉन लिविंग पर्सन तो है नहीं जिसको आप अपनी मर्जी से चला लोगे, एस एक लिविंग पर्सन है, एस अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा कि उसे एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना। तो सारा मामला किसके ऊपर डिपेंड हो गया, एक लिविंग पर्सन के ऊपर जो कि है एस। और अगर एस मना कर देता है, कह देता है कि मैं एक्स के साथ डील नहीं करूंगा, एक्स के साथ मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होऊंगा, तो फिर उस केस में वाई की परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो गई। वाई जो है अपनी परफॉर्मेंस नहीं करेगा, एक्स को लोन नहीं देगा। तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है एक लिविंग पर्सन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन द अबव केस अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई डिपेंड ऑन अ फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन एस। तो समझ में आया आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए एग्री टू पे बी अ सम ऑफ मनी, ए बी को कह रहा है कि मैं तुम्हें एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करूंगा इफ बी मैरिज सी, अगर तुम सी के साथ शादी कर लेते हो। लेकिन हुआ क्या, सी मैरिज डी, सी ने जो है डी के साथ मैरिज कर ली, तो यहाँ पर बात खत्म हो गई। सी ने एक ऐसा एक्ट कर दिया जिससे ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट इंपॉसिबल हो गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया, दिस एक्ट ऑफ सी हैज रेंडर्ड द इवेंट बी मैरिंग सी एज इंपॉसिबल।
तो सी के इस एक्ट से बी और सी के बीच का जो मैरिज का इवेंट था वो इम्पॉसिबल हो गया। तो समझ में आ गया आपको? अब इसी बात को थोड़ी सी आसान लैंग्वेज में देखते हैं। सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली सेज दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन द फ्यूचर एक्ट ऑफ द पर्सन, यानी किसी लिविंग पर्सन के फ्यूचर एक्ट के ऊपर आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है, एंड दैट पर्सन डूइंग द एक्शन व्हिच मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, और उस लिविंग पर्सन ने कुछ ऐसा एक्शन करा जिससे आपके बीच का कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, तो वहां पर आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो समझ में आ गया? तो अब बात करें अपने लास्ट रूल की, जो कि हमारा एफ पॉइंट कॉन्टिंजेंट ऑन द इम्पॉसिबल इवेंट, सेक्शन नंबर 36 के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? अ कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड ab initio and cannot be enforced by law. It may be noted that such an agreement will be void whether impossibility of the event is known or not to the parties at the time of making the agreement. अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर आप कोई कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और आपका जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड कर रहा है एक ऐसे इवेंट के ऊपर जो इवेंट इम्पॉसिबल है, मतलब आप फालतू के इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर अपना कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो उस केस में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड ab initio होगा। अब देखो जहां पर बात आ जाती है वॉइड ab initio, वॉइड ab initio का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग का मतलब हो गया कि आपके बीच कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, आपके बीच जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना है वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो क्या है? वो एक एग्रीमेंट है। अगर आप कोई ऐसा इवेंट लेते हो जो इवेंट इम्पॉसिबल है, तो फिर उस केस में आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होगा। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर ये कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट कहलाएगा। इसको एग्जांपल से समझो, समझ में आएगा। ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा इफ सन राइजेस इन वेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगर कल सूरज वेस्ट से निकलता है तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। तो यहाँ पर कोलेटरल इवेंट की कंडीशन क्या लगा रहे हो कि सूरज का वेस्ट से निकलना, जो कि इम्पॉसिबल है, इवेंट इम्पॉसिबल है, तो आपके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, सिर्फ एक एग्रीमेंट है जो कि वॉइड ab initio है। एक और एग्जांपल देख लो। एक्स कहता है यहाँ पर वाई को कि मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा अगर घड़ी के अंदर नई बैटरी डालने के बाद ये घड़ी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गई। ये हो सकता है कभी? आप नई बैटरी डालो, पुरानी बैटरी डालो, क्लॉक कभी एंटी क्लॉकवाइज घूम सकती है? इम्पॉसिबल इवेंट है, तो ये एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा एज दिस इवेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज ऑफ क्लॉक इज इम्पॉसिबल। तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अब रह गया हमारा एक लास्ट टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमें कुछ भी समझना नहीं है, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। अगर जिसने इस चैप्टर के सारे पार्ट देख लिए और वेजरिंग एग्रीमेंट वाली वीडियो को देख लिया है तो उनको तो ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा, कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सभी पॉइंट्स को हमने एक जगह लिख लिया कि आपके एग्जाम में आए तो आप इसको लिख सकते हो। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। मीनिंग की बात करूं तो समझाने जैसा कुछ नहीं है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद रेफरेंस टू अ कोलेटरल इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने या नहीं करने का जो कि डिपेंड करता है कोलेटरल इवेंट के ऊपर, और वो इवेंट जो है हैपनिंग का भी हो सकता है, नॉन हैपनिंग का भी हो सकता है। उसी तरीके से वेजरिंग एग्रीमेंट की बात करें, इट इज अ प्रॉमिस टू गिव मनी और मनी वर्थ विद रेफरेंस टू एन अनसर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होता है? बेटिंग का। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो यही हो गया, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक एग्रीमेंट है। दूसरा, इसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है पार्टीज का, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा पार्टीज का इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। यहाँ पर पार्टीज को सिर्फ बेटिंग अमाउंट से मतलब होता है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात करें तो हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर रेसिप्रोकल प्रॉमिस हमेशा होता है, या तो एक पार्टी जीतेगी या तो दूसरी पार्टी जीतेगी। अगर बात करें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वेजरिंग नेचर के नहीं होते। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बेटिंग वाली बात नहीं होती। लेकिन हम बात करें वेजरिंग एग्रीमेंट तो हमारे सारे वेजरिंग एग्रीमेंट कॉन्टिंजेंट नेचर के होते हैं। आपका कोलेटरल इवेंट है। लास्ट है हमारा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हमारे वैलिड नेचर के होते हैं, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट हमारे वर्ड होते हैं। तो टोटल हमारे 6 पॉइंट हो गए, समझाने जैसा इसमें कुछ नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अब अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर देना, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी अब मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में।